हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, हम अपने दुख को, भावनाओं को कभी कभी शब्दों से बयां नहीं कर सकते, बट कविताएं उन्हें खूबसूरती से बयां कर देती। गाइस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक फेमस कविता है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कविता है। ये जो पोयम है काफ़ी दुख में लिखी गई है, बीते हुए वक्त को, पास्ट को याद करके लिखी गई है। सो गाइस, ये जो कविता है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर मैं आपके सेमेस्टर वाइज की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आपके सेमेस्टर में इस पर्टिकुलर जो पोयम है, इससे एमसीक्यू आने वाला है। सो एमसीक्यू भी हम लोग आपके एग्जाम के ठीक एक दिन पहले हम लोग करवा देंगे। आपका 20 को एग्जाम है, 19 को इसी चैनल पे हम लोग एमसीक्यू करवा देंगे। सो गाइज, बिफोर डिस्कसिंग दिस पोयम, आपको आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका भैया आपके लिए रेडी है। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया ना, आप इसको लाइक कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे हमारा मोटिवेशन भी अच्छा होगा और हम आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियो ऐसे ही लाते हुए रहेंगे। गाइज, इस वीडियो को ना अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी बेनिफिट मिले और इस इंटरेस्टिंग पोएम को पढ़ करके उनको भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो गाइज, अगर मैं इस पोएम का एक छोटा सा इंट्रो पार्ट बताऊं, इसका जो टाइटल है वो ब्रेक 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 है। इनके जो ऑथर है, जो पोएट है, वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। ये जो लिखी गई थी 1835 1835 में लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी 1842 में, पब्लिश की गई थी 1842 में, ये पब्लिश की गई थी मार्केट में। ये सारी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए, बिकॉज आपके एग्जाम में एमसीक्यू आने वाला, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेम, टाइटल, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पोयम है ना, वो एक एलगी है। एलगी का मतलब क्या होता है? जब आप कोई चीज़ दुख में लिखते हो, बहुत आप शौरो, बहुत ज़्यादा आपको दुख में है, बहुत ज़्यादा इमोशन में जब आप कोई चीज़ लिखते हो ना, उसको एलगी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा मुझे याद नहीं है, जयशंकर प्रसाद की एक फेमस है आंसू की कविता, वो भी क्या एलगी है, बिकॉज उन्होंने अपने वाइफ को याद करके लिखा था। तो एलगी का मतलब क्या होता है? जब आप कोई चीज़ काफ़ी दुख में लिखते हो ना, उसको एलगी बोलते हैं। सर, यहाँ पे किसका दुख है? एक्चुअल में पोएट के एक अच्छे फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड थे, ऑथर हेनरी हेलम। ऑथर हेनरी हेलम इनके दोस्त थे और इनकी मृत्यु हो चुकी है, वे डेथ हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, और इनकी याद में ये पोएम लिखी गई है। सो समझ रहे हो ना? ये जो इनके दोस्त हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है, ऑथर हेनरी हेलम की मृत्यु हो चुकी है, और अपने दोस्त को याद करके ये पोएम लिखी गई है। दैट इज वाई ये पोएम का एक एलगी है। इस पोएम में एक्चुअली 16 लाइन है। सर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके 4 पैरा है, 4 क्वार्टर, आपके 4 पैराग्राफ बोल सकते हो। और ये राइम बोलते हैं या रिम बोलते हैं गाइस। इसकी जो रिम है ना, वो ए बी है। सर, राइम क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो आपने देखा स्टार एंड आर, स्टार आर, ये इसको राइम बोलते हैं। ठीक है, स्टार आर तो राइम होता है। यहाँ पे जो राइम है ना, वो ए बी है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो फर्दर एमसीक्यू है वो भी डिस्कस किए जाएंगे, इसी चैनल पर डिस्कस किए जाएंगे। सो इस चैनल से आप जरूर जुड़िएगा, और जो बेल आइकॉन है इसको भी आप जरूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज हम लोग कोई भी वीडियो डालेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो आप अपने वीडियो को आप आराम से लाइक करके रख सकते हैं और बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ऑथर की बात करूं, जो हमारे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, इनका बॉर्न हुआ था 1809 और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1892। ठीक है, और ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी इंग्लिश, मतलब फेमस, जो ब्रिटेन के थे एक्चुअली ना, तो फेमस इंग्लिश पोएट थे। और इनको ना एक उपाधि दी गई थी, मैं इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, पोएट लॉरेट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, जो कि काफ़ी बड़ी, मतलब पोएट्री में काफ़ी बड़ी उपाधि होती है। तो इनको टाइटल दिया गया था पोएट लॉरेट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये जो पोएट है ना, मतलब जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, ये काफ़ी फेमस है डीप इमोशंस के लिए। ये इनकी इनकी बहुत सारी कविताएं हैं, और हर कविताओं में इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस के बारे में बात की है। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ही इज़ नोन फॉर हिज डीप इमोशंस, ब्यूटीफुल इमेजरी एंड स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, मतलब दुख में एंड लॉस की, जो आप खो चुके हो। तो ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये जो आपकी टाइटल है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम है, रिटन इन द मेमोरी ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड ऑथर हेलम, हु पास्ड अवे एट द यंग एज। सो ये जो पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये भी अपने मरे हुए दोस्त को याद करके लिखी गई है और काफी दुख में लिखी गई है। दैट इज वाई ये क्या एक एलगी है, जो कि हम लोग ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं। गाइस, अगर पोएम का मैं टेक्स्ट की बात करूं, तो इस पोएम में देखो, एक ये फर्स्ट स्टैंजा, एक फर्स्ट स्टैंजा, ये आपका हो गया सेकंड स्टैंजा। ठीक है, ये आपका थर्ड स्टैंजा हो गया, और आपका क्या फोर्थ स्टैंजा हो गया। ठीक है, आपके सिलेबस में 3 पोएम है। मैं इस वीडियो के बाद एक और आपका सेकंड पोएम आएगा आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद
थर्ड वाला आएगा जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है, ठीक है। इस पोएम का जो थीम है, जो बैकग्राउंड है, ये जो पोएम का जो थीम है और बैकग्राउंड है, अगर मैं आपको छोटे से समरी में समझाऊं, जिससे क्या होगा, ये पोएम आपको पढ़ने में और भी मजा आने वाला। तो एक बार आप समरी को शॉर्ट में समझ लो। ये जो पोएट है, ये समुद्र के किनारे में बैठे हुए और समुद्र की उठती हुई लहरों को देख रहे हैं और अपने दोस्त को, दोस्त जो मर चुके हैं, डेथ हो चुके हैं, अपने दोस्त को याद करते हुए ये पोएम को लिख रहे हैं। समझ रहे हो ना? जो पोएट है वो समुद्र के किनारे बैठे हैं, समुद्र की उठती हुई लहरों को देख रहे हैं और माइंड में अपने मरे हुए दोस्त को याद कर रहे हैं और तब जाकर के ये पोएम को लिख रहे हैं, ठीक है। इस पोएम में आपको सेकंड स्टैंजा, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सेकंड स्टैंजा में पोएम जेलसी फील करेगा। मैं वो भी बताऊंगा वो जेलसी क्यों फील कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पोएम में भी हर एक स्टैंजा का अपना एक थीम है, तो मैं आपको स्टैंजा पढ़ाते जा रहा हूँ और थीम भी समझाते जा रहा हूँ। सो हम लोग फर्स्ट स्टैंजा चालू करते हैं। सो गाइस, एकदम आप अच्छे से ध्यान से सुनते रहिएगा। हम लोग फर्स्ट स्टैंजा पढ़ने वाला, जो कि बहुत ही मजा आने वाला। सो फोकस कीजिएगा। फर्स्ट स्टैंजा क्या बोल रहा है? ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन ओसी। पोएट समुद्र की उठती हुई लहरों को बोल रहा है, हे समुद्र की लहरें उठो और जो ठंडे ग्रे स्टोन्स है इन पर आकर गिरो। हे समुद्र की लहरें उठो और कोल्ड ग्रे स्टोन, जो ठंडे ग्रे स्टोन्स है इन पर आकर गिरो और इन्हें तोड़ो। ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ओ सी मतलब ओ समुद्र की लहरें, ठंडे ग्रे स्टोन्स पे आकर गिरो और उन्हें क्या करो? ब्रेक ब्रेक करो, मतलब उन्हें तोड़ो, ठीक है। पहला लाइन का मतलब हो गया, समुद्र की लहरें उठे, ठंडे ग्रे स्टोन्स पे गिरे और उन्हें क्या करे? ब्रेक करे। ये था आपका ये दो लाइन का मतलब। लास्ट दो लाइन का मतलब क्या है? एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट दैट अराइज इन मी। पोएम इस लास्ट दो लाइन के माध्यम से बोलना चाहता है कि मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरे माइंड में जो भी थॉट आ रहा है, जो भी मैं सोच रहा हूँ, वो मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे मतलब होता ना कि जो पोएम है, सॉरी जो पोएट है, वो जो भी सोच रहा है वो अपने जुबा पे नहीं ला पा रहा है। उसकी जुबा क्या हो रही है? अटर कर, लड़खड़ा जा रही है कि जो भी वो कुछ सोच रहा है, ऑब्वियसली वो किसके बारे में सोच रहा है? अपने दोस्त के बारे में सोच रहा है ना। आप भी अपने दोस्त को काफ़ी मिस करते हैं अगर बातचीत नहीं होती है। ऐसे ही जो पोएट है अपने दोस्त को काफ़ी मिस कर रहा है और अपने दोस्त से रिलेटेड जो भी थॉट्स आ रहा है, जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है, वो जो भी थॉट्स आ रहा है, जो भी थिंकिंग आ रही है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। उसकी जो जुबा है वो लड़खड़ा जा रही है। इसी का मतलब हो गया एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। जो भी थॉट्स अराइज हो रहा है उसके जहन में, उसके माइंड में, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। उसकी जो जुबान है वो लड़खड़ा जा रही है। ओके, तो पहला स्टैंजा में क्या था? पोएट समुद्र की लहरों को बोल रहा है कि आप उठे और जो ठंडे ग्रे स्टोन्स है उन पर आकर गिरे और उन्हें क्या करे? ब्रेक करे। और लास्ट में बोल रहा है कि जो भी उसके माइंड में थॉट्स है वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसकी जो जुबान है वो लड़खड़ा जा रही है। होपफुली आपको जो फर्स्ट स्टैंजा है वो काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अगर मैं सेकंड स्टैंजा की बात करूं, सेकंड स्टैंजा में जो पोएट है ना वो काफ़ी जेलसी फील कर रहा है। ऑब्वियसली सर जेलसी क्यों फील कर रहा है? बिकॉज पोएट काफ़ी दुखी है। देखो, आप अगर बहुत दुख है, आपको बहुत दुखी है, मतलब लेट से कुछ गलत हुआ आपके साथ, ठीक है, आपको डांट सुना हुआ या कुछ आप करना चाहते नहीं कर पाए, व्हाटएवर, आप काफ़ी सैड है और अगर आपके दोस्त हंस रहे, आपके आसपास के पड़ोसी हंस रहे, तो आपको काफ़ी बुरा लगेगा, यार मैं दुख में हूँ और ये लोग हंस रहे। सेम सिचुएशन पोएट के साथ हो रहा है कि पोएट समुद्र के किनारे बैठा हुआ बेचारा और वो देख रहा है एक, मतलब ऐसा सोचो ना, वो लेफ्ट और राइट देख रहा है। सपोज उसने राइट में देखा, राइट में देख रहा है कि जो कुछ फिशरमैन, मछुआरे का बेटा बेटी, मतलब मछुआरे का एक बेटा और एक बेटी है जो आपस में खेल रहे हैं, हंस रहे और चिल्ला रहे हैं। ऑब्वियसली वो खेल रहे, हंस रहे, चिल्ला रहे तो काफ़ी खुश है। और वो लेट से अपने लेफ्ट के साइड में देख रहा है, दूर एक नाविक है, एक यंग नाविक है जो नाव चला रहा है और नाव चलाते चलाते वो क्या गाना गा रहे हैं, नाव चलाते क्या गाना गा रहा है। तो वो राइट देख रहा है, राइट भी खुशी है, लेफ्ट में भी खुशी, मतलब राइट में देख रहा है कि दो बच्चे आपस में, मतलब जो भाई बहन है आपस में खेल रहे हैं, काफ़ी शोर मचा रहे हैं। और अगर वो लेफ्ट में देख रहा है, एक यंग बॉय है जो नाव चला रहा हो, गाना गाते हुए चल रहा है, तो ये भी राइट में भी हैप्पीनेस है और लेफ्ट में भी हैप्पीनेस है। इन दोनों को देख करके इसको काफ़ी जेलसी हो रही है, जो पोएट है ना इसको काफ़ी जेलसी हो रही है। और उसी जेलसी में ये सेकंड स्टैंजा एक्सप्लेनेशन देता है। तो सेकंड स्टैंजा क्या बोल रहा है? ओ वेल फॉर द फिशरमैन बॉय, वो अच्छा है, ओ वेल मतलब ये अच्छा है फिशरमैन बॉय के लिए, जो मछुआरे का लड़का है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। दैट ही साउट विथ हिज सिस्टर एट प्ले, जो अपने बहन के साथ खेलते हुए काफ़ी चिल्ला रहा है, काफ़ी शोर मस्ती कर रहा है, काफ़ी खुश है, उसके लिए अच्छा है, बिकॉज वो खुश है उसके लिए अच्छा है। ओ वेल फॉर द सेलर लेड, जो दूर यंग नाविक है जो नाव चला रहा है उसके लिए भी अच्छा है।
दैट ही सिंग इन हिज बोट ऑन द बे, जो नाव को चलाते जाते गाना गाए हुए जा रहा है। तो फिशरमैन यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जो पोएट है ना, काफ़ी जेलसी फील कर रहा है। वो दो भाई बहन को खेलते हुए देख करके जेलसी फील कर रहा है, और जो यंग नाविक है जो नाव चला रहा है वो गाना गाते हुए जा रहा है, उसको भी देखकर क्या हो रहा है, वो जेलसी फील कर रहा है। तो सेकंड स्टेंजा में वो जेलसी फील कर रहा है। एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर मैं थर्ड स्टेंजा की बात करूँ, ये जो थर्ड स्टेंजा है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे पोएट क्या बोल रहा है कि मैं इन सब को देख करके कुछ भूल नहीं पा रहा हूँ। मतलब होता ना कि पास्ट है, बट वो पास्ट उसके माइंड में इतना हावी हो चुका है, उसके ब्रेन में इतना हावी हो चुका है, वो प्रेजेंट में खुशियों को देख करके, बिकॉज देखो ना, समुद्र का किनारा है, आप सोचो, इमेजिन करो ना, आप सिचुएशन इमेजिन करो, समुद्र का किनारा है, भाई बहन आपस में खेल रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, इतना अच्छा माहौल है, बट ये जो प्रेजेंट की जो सिचुएशन है ना, वो उसके पास्ट को भुलाने में मदद नहीं कर रही है। यही बात वो थर्ड स्टैंजा में लिखा गया है कि ये सब देख करके भी मैं अपने पास्ट को, अपने दोस्त को नहीं भूल पा रहा, वो जो खुशियों का पल थे मैं उसको भूल नहीं पा रहा। तो थर्ड स्टैंजा में इसकी बात की गई थी। एंड द स्टेटली शिप गोज ऑन, स्टेटली मतलब बड़े शिप, जो बड़े शिप्स होते हैं वो गोज ऑन, मतलब वो समुद्र में देख रहा है और बोल रहा है कि जो बड़ी बड़ी जहाजें हैं वो जा रही हैं टू देयर हेवन अंडर द हिल, मतलब वो अपने डेस्टिनेशन, अपने मंजिल की तरफ बढ़ रही है। और उनका मंजिल कहाँ है, डेस्टिनेशन कहाँ है? ऑब्वियसली जहाज का डेस्टिनेशन क्या होता है, एक पोर्ट होता है, और वो जो पोर्ट होगा वो अंडर द हिल, मतलब जो हिल होगा, जो पहाड़ी होगा, उसके अंडर होगा उसका पोर्ट, ठीक है। तो ये दो लाइनों में पोएम क्या पोएट क्या बोल रहा है इस दो लाइन में, बड़ी जहाज अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है, और उसकी जो डेस्टिनेशन है वो एक पोर्ट है, और पोर्ट हिल के अंडर में है। जो उसका पोर्ट है ना, पोर्ट कहाँ है, हिल के अंदर, हिल के अंडर में है, ठीक है। अगर मैं सेकंड लाइन की बात करूं, बट ओ फॉर द टच ऑफ वैनिस हैंड एंड द साउंड ऑफ वॉइस दैट इज स्टील, मतलब इस लाइन को समझना, इस लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बट ओ फॉर द टच ऑफ वैनिस हैंड, मतलब ये सब देख करके, खेलते हुए बच्चों को देख करके, गाना गाते हुए जो जहाज है वो अपने लेट्स से डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है, इन सब को देखते हुए वो अपने दोस्त को नहीं भूल पा रहा है। मतलब प्रेजेंट के सिचुएशन को देखते हुए वो अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहा है। यही बात यहाँ लिखा, बट ओ फॉर द टच ऑफ वैनिस हैंड, मतलब ये सब देखते हुए वो अपने दोस्त को भूल नहीं पा रहा, अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहा है, ठीक है। जो कि ऑब्वियसली वो अंदर से काफी दुखी है, तभी उसका जो पास्ट है ना उसके माइंड पर है, काफी हावी है। यही चीज बोल रहा है कि बट वो फॉर द टच ऑफ वैनिस हैंड, मतलब ये सब देख करके भी वो अपने दोस्त को भूल नहीं पा रहा है। यहाँ पे वैनिस हैंड मतलब दोस्त के हैंड की बात कर रहा है, तो अपने दोस्त को भूल नहीं पा रहा है। एंड द साउंड ऑफ वॉइस दैट इज स्टिल, और उसकी जो यादें हैं, जो उसकी वॉइस है, अब उसको सुनाई पड़ने वाली नहीं है, बिकॉज वो क्या है, मर चुका है। मतलब उसकी जो यादें हैं अब उसके जहन में है, उसकी जो आवाज़ है अब वो दोबारा नहीं सुन सकता है। उसकी होता ना यादें और उसकी आवाज़ अब उसके जहन में है, अब वो दोबारा नहीं सुन सकता है। एंड द साउंड ऑफ द वॉइस दैट इज स्टिल, जो उसके साउंड है वो अब खत्म हो चुके हैं, अब वो उसको दोबारा सुनाई नहीं पड़ सकते, ठीक है। मतलब उसकी जो भी मेमोरी है, उसकी जो साउंड है वो उसके जहन में, उसके दिल में है, बट वो अब दोबारा से नहीं सुन सकता। इस सेकेंड लाइन का मतलब, लास्ट लाइन का मतलब ये था। अगर मैं लास्ट स्टेंजा की बात करूं, यहाँ पे पोएट ये बोलना चाह रहा है, ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ द क्रैक्स ओसी, ओ समुद्र की लहर उठो, और जो बड़े बड़े चट्टाने हैं उन पर आकर गिरो और उन्हें क्या करे, ब्रेक ब्रेक मतलब उनको तोड़ो। वो समुद्र की लहरें उठो, और बड़ी बड़ी चट्टाने, क्रैक्स मतलब चट्टाने होती है, बड़ी बड़ी जो चट्टाने जो समुद्र शोर, जो ओशियन के शोर पर, जो समुद्र के किनारों पर बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, उन पर आकर गिरो और उन्हें क्या करो, ब्रेक करो। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड विल नेवर बैक टू हिम, टेंडर ग्रेस का मतलब होता है खुशियों के दिन। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड, जो खुशियों के दिन थे, जो खुशियों के पल थे, वो मर चुके हैं। विल नेवर बैक टू मी, जो दोबारा नहीं आ सकते। मतलब वो बोल रहा है कि अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए जो वक्त है, जो खूबसूरत वक्त है, वो अब खत्म हो चुके हैं, बिकॉज उसका दोस्त मर चुका है। तो वही बात वो बोल रहा है कि अपने दोस्तों के साथ जो बिताया हुआ वक्त था वो खत्म हो चुका है, अब वो दोबारा नहीं आ सकता। तो गाइज होपफुली आपको ये पोएम समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। सो आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस चैनल पे इंग्लिश के जितने भी कंटेंट है वो सब कुछ वन बाय वन आएंगे। आपका ENVS का भी एक वन शॉट मैराथन आएगा, CV का भी वन शॉट मैराथन आएगा, और PPM अकाउंटेंट सबका एक वन शॉट मैराथन इस चैनल पे आने वाला है। और पोएम के जो आपके इंग्लिश के रिमेनिंग चैप्टर्स है वो भी वन बाय वन इस चैनल पे आने वाले। तो विद इन कपल ऑफ वीक आपको सब कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप जरूर भेजें।
इससे बाकी का ही मदद हो। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अपना ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस सो मच, आपने वीडियो